हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 1 का एक क्विक समरी। भले ही एक क्विक समरी है बट हम इसमें ओवरऑल चैप्टर को एक ट्री डायग्राम के हेल्प से या एक माइंड मैप की हेल्प से पूरे चैप्टर को ओवरऑल क्विक वे में समराइज करेंगे। ये वीडियो या ये माइंड मैप यूज़ करके आप लास्ट फ्यू मिनट्स में पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से गो थ्रू कर सकते हो। ये स्टाइल, ये तरीका हम फास्ट रिवीजन के लिए, फास्ट मेमोराइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चैप्टर 1 जो हिस्ट्री का चैप्टर 1 है उसको शुरू करने के लिए शुरुआत ये है कि हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड्स कैसे हैं। तो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड की शुरुआत होती है बाय फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस अगर आपने एक बार चैप्टर देखा रहेगा, नहीं देखा हो तो हाइपोथेसिस मैं आपको बताता हूँ। हाइपोथेसिस यानी कि एक तरह से अंदाज़ा लगाना कि क्या हिस्टोरिकल हुआ रहेगा, उस चीज़ों को अंदाज़ा लगाना, फिर उस वे में क्रिटिकली उस जो भी हमें हिस्टोरिकल सोर्सेस मिले हैं उनका क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना, और एग्जामिनेशन करने के बाद जो भी डेटा निकला है, जो भी आउटपुट हमें मिला है, उसके बेस पे उस डेटा का, उस हिस्ट्री के बारे में उसका कंपेरेटिवली एनालिसिस करना और उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस का यूज़ करते हुए उससे एक हिस्ट्री तक पहुंचना। ये हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड था। तो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में इट्स स्टार्ट्स विथ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, फिर उसका क्रिटिकल उसमें हिस्टोरिकल सोर्सेस के क्रिटिकल एग्जामिनेशंस होते हैं, फिर उस एग्जामिनेशन के बाद जो भी डेटा निकला है, जो भी हिस्ट्री निकली, उसकी कंपेरेटिवली एनालिसिस होती है ऑन बेसिस ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चंस। अब इसमें रिलेटेड डिसिप्लिन्स क्या है, यानी कि इसमें किस तरीके से हिस्टोरिकल रिसर्च होती है, किस किस चीज़ों की हेल्प से। तो उसमें सबसे पहला है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी जैसे हमको पता है पुरानी चीज़ों के बारे में, पुराने सामान के बारे में, पुरानी चीज़ों खुदाई करके पुरानी इमारतें, पुराने किले, पुराने बर्तन, ये सब चीज़ों के बारे में जो स्टडी होती है दैट इज़ आर्कियोलॉजी। फिर दूसरा होता है मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी। मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी मतलब पुराने डॉक्यूमेंट्स, पुराने पेपर्स, पुराने गवर्नमेंट पेपर्स, उन सब की स्टडी करना, उनकी राइटिंग स्टाइल से, उनके पेज के एज से पता लगाना कि ये कौन से समय के पेपर्स हैं, क्या ये ऑथेंटिक पेपर्स है या नहीं, वो सब आते हैं मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी में। फिर आता है एपिग्राफी। एपिग्राफी इज़ द रीडिंग ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन मतलब पत्थरों पे जो लिखा हुआ है, पत्थरों के लेख, शिलालेख जो पढ़ने की नॉलेज होती है उसे कहा जाता है एपिग्राफी। नाउ न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स में पुराने सिक्के, पुराने कॉइन्स के बारे में पढ़ा जाता है। तो दीज आर द रिलेटेड डिसिप्लिन्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में पॉइंट्स थे हाइपोथेसिस बनाना, सोर्सेस का क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना, कंपेरेटिवली एनालिसिस करना ऑन बेसिस ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चंस, और इसके अलग डिसिप्लिन्स में हैं आर्कियोलॉजी, मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी, एपिग्राफी एंड न्यूमिस्मैटिक्स। फिर आता है धीरे धीरे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। जब हिस्टोरियोग्राफी मॉडर्न साइंस में, साइंटिफिक वे में आने लगी, तो ये मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी जो है ये है साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड। ये अब अंदाज़ा लगाने पे बेस्ड नहीं है, अब कुछ भी अनसाइंटिफिक नहीं है, कुछ भी गैस वर्क नहीं है। अब ज़्यादातर सारी चीज़ें साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, रिलेवेंट क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं। फिर उसके बाद आपकी जो हिस्टोरियोग्राफी का जो सीधा सा एक वर्ड मीनिंग है, द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। तो अब जो राइटिंग ऑफ हिस्ट्री होती है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। दूसरा पॉइंट एंथ्रोपोसेंट्रिक है। एंथ्रोपोसेंट्रिक मीन्स, एंथ्रोपो इज द वर्ड फॉर ह्यूमंस, सेंट्रिक मीन्स केंद्रित, किसी भी ह्यूमंस पे केंद्रित, यानी कि ह्यूमंस के काम पे केंद्रित है, किसी डिवाइन चीज़ों पे नहीं, किसी देवी देवताओं के चमत्कार पे नहीं। हम ऐसा मतलब गेस वर्क नहीं करते हैं अब ये कि ये चमत्कार से हुआ रहेगा या कुछ भी, उसमें हम सिर्फ
ह्यूमन डीड्स को देखते हैं हिस्टोरिकल में कि उस समय क्या सिचुएशंस थी, किसने क्या किया, किसके क्या करने से क्या आउटपुट हुआ, तो उसमें ह्यूमन डीड्स को देखा जाता है हिस्टोरियोग्राफी में। और हिस्ट्री लिखते टाइम हमेशा रिलायबल एविडेंस अवेलेबल होने चाहिए। रिलायबल मीन्स जिस पे बिलीव किया जा सके, जो ऑथेंटिक एविडेंस हो। हिस्ट्री गैस वर्क पे नहीं लिखी जाएगी। और वो पूरी कंप्लीट मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी ह्यूमन या मैनकाइंड की जर्नी का ग्राफ दिखाती है। और ये मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी जो शुरू हुई उसके रूट्स हमको ग्रीक टाइम की हिस्टोरिकल राइटिंग्स में भी देखने मिलते हैं। अब हमें इस चैप्टर में कौन कौन से स्कॉलर्स के नाम देखने मिले वो एक बार देख लेते हैं एक साथ। रेने डेस्कार्ट, वॉल्टेयर, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, लियोपोल्ड वॉन रांके, कार्ल मार्क्स एंड माइकल फौकॉल्ट, ये 6 नाम इस चैप्टर में हमें देखने मिलते हैं। तो ये 6 नाम आपको याद रखने हैं, एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, घुमा फिरा के कंसेप्ट मैप में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है, या किसी एक स्कॉलर्स के बारे में कुछ शॉर्ट नोट्स आ सकती है। तो ये 6 नाम आपको याद रखने हैं। रेने डेस्कार्ट, वॉल्टेयर, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, लियोपोल्ड वॉन रांके, कार्ल मार्क्स, माइकल फौकॉल्ट। अब इन सारे स्कॉलर्स के बारे में एक छोटे छोटे डिटेल्स में देख लेते हैं। रेने डेस्कार्ट, इन्होंने रिलायबिलिटी को वेरीफाई करना सिखाया। उन्होंने सिखाया कि कोई भी एविडेंस पे डाउट हो उसे, जब तक डाउट हो उसे मत मानो, जब तक उस पर रिलायबल आपकी रिलायबिलिटी ना आए तब तक उस एविडेंस को एविडेंस मत मानो। उसके सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद ही उसको हिस्ट्री लिखने के लिए यूज़ करो। और ये सब उन्होंने अपनी राइटिंग डिस्कोर्स ऑन द मेथड पे बताया। तो रेने डेस्कार्ट नाम के साथ डिस्कोर्स ऑन द मेथड ये याद रखना है। ही इम्पोजेस की रिलायबिलिटी वेरीफाई करो किसी भी एविडेंस की। ये हमें रेने डेस्कार्ट से मिला। नाउ कम्स टू वॉल्टेयर। वॉल्टेयर को फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है, ये हमें याद रखना है। वॉल्टेयर को फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि उन्होंने राजाओं से, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से हट के सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान केंद्रित किया, वहाँ पे भी फोकस किया, वहाँ से भी हिस्ट्री को फोकस दिलाया। इसलिए वॉल्टेयर को फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। नाउ जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, इन्होंने हिस्ट्री को लॉजिकल प्रेजेंटेशन दिया, लॉजिकली थिंकिंग। ये और ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच के तरफ गए कि हिस्ट्री को हम लॉजिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं। इस वे में इस चीज़ के लिए उन्होंने हेल्प ली और एक नया टर्म प्रपोज किया, दैट इज़ डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स क्या होता है? डायलेक्टिक्स इज़ द ट्रायो ऑफ थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस को हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले किसी भी चीज़ के सपोर्ट में, किसी भी एक टॉपिक, कोई भी एक हिस्ट्री के बारे में मान लो एक टॉपिक, एक पर्सपेक्टिव आता है, एक तरह का विचार आता है, दैट इज़ थीसिस। फिर उसी पर्सपेक्टिव के ठीक अपोजिट में कुछ नए पर्सपेक्टिव्स, कुछ नए विचार आते हैं, दैट इज़ एंटीथीसिस। और इन दोनों अपोजिट पर्सपेक्टिव्स को मिला के या उनके बीच कंपेयर करके एक नया पर्सपेक्टिव्स बनता है, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस। ये दिया जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल ने। तो उनके नाम के साथ डायलेक्टिक्स ये वर्ड याद रखना है, लॉजिकल प्रेजेंटेशन याद रखना है, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस याद रखना है। लियोपोल्ड वॉन रांके, लियोपोल्ड वॉन रांके ने बताया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का इम्पोर्टेंस। कोई भी हिस्टोरिकल सोर्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे बेस्ड होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और इसलिए उन्होंने इमेजिनेटिव नरेशन का क्रिटिसिज्म किया, इमेजिनेटिव नरेशन को ख़त्म करने की बात कही कि कहानियों पे नहीं विश्वास करना है हमको,
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे डिपेंड होना है। तो कहानियों पे नहीं विश्वास करना है। इमेजिनेटिव नरेशन का क्रिटिसिज्म करने वाला कौन है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे जोर देने वाला कौन है, तो दैट इज लियोपोल्ड वॉन रांके। फिर आते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का नाम सुनते ही हमको चीज़ें याद आनी चाहिए। क्लास स्ट्रगल, उन्होंने क्लास स्ट्रगल की बात की, मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस की बात की। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स जो भी चीज़ें प्रोडक्टिव होती है, पुरानी मशीनाइजेशंस की, लोअर क्लास एंड हायर क्लास के बीच के स्ट्रगल की बात की। उन्होंने बताया हिस्ट्री क्लास की स्ट्रगल है, लोअर क्लास और हायर क्लास के बीच में जो स्ट्रगल है, दैट इज़ द हिस्ट्री। और उनकी बुक है दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स के साथ दास कैपिटल, ये नाम आपको याद रखना है। क्लास स्ट्रगल्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये नाम याद रखना है। माइकल फोकोल्ट ने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज दी। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में उन्होंने बदलाव की बात की, ह्यूमन काइंड के, ह्यूमन जर्नी के या हिस्ट्री में जो ट्रांजिशंस आए वो एक्सप्लेन किया। तो माइकल फोकोल्ट नाम के साथ उनकी राइटिंग आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये नाम याद रखना है, जिसमें ट्रांजिशंस, बदलाव दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं स्कूल्स एंड पर्सपेक्टिव्स। स्कूल्स, आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा, स्कूल से यहाँ पे मतलब किसी ABC स्कूल, कोई ज्ञान सागर विद्यालय, किसी ऐसे स्कूल को नहीं कहा जा रहा है। स्कूल्स को यहाँ पे थॉट्स को कहा जा रहा है कि अलग अलग तरह के जो थॉट्स इस चैप्टर में पढ़ने मिले उनके बारे में। तो यहाँ पे हमें इस चैप्टर में 2 मेन थॉट्स पढ़ने मिले, एक एनालिस्ट स्कूल और दूसरा फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। ये 2 नाम स्कूल्स एंड पर्सपेक्टिव आपको याद रखने हैं, एनालिस्ट स्कूल एंड फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। अब ये दोनों स्कूल्स या दोनों पर्सपेक्टिव्स में हमें क्या पढ़ने मिलता है, क्या देखने मिलता है, वो समझते हैं। एनालिस्ट स्कूल, ये शुरू किसने किया? ये शुरू किया फ्रेंच हिस्टोरियंस ने, फ्रांस के हिस्टोरियंस ने। और ये इस एनालिस्ट स्कूल ने किंग्स पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को छोड़ के मेन फोकस किया क्लाइमेट्स पे, उस हिस्ट्री के टाइम, पुराने ज़माने के ट्रेड्स पे, व्यापार पे, बिजनेसेस पे और लोकल पीपल पे ज़्यादा फोकस किया। तो ये जो लोकल पीपल, ट्रेड, क्लाइमेट की जो हिस्ट्री है, ये जो पर्सपेक्टिव है, ये कहाँ से मिला? ये मिला एनालिस्ट स्कूल से। और एनालिस्ट स्कूल की शुरुआत किसने की? फ्रेंच हिस्टोरियंस ने। ये आपको याद रखना है। फिर दूसरा पर्सपेक्टिव है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में जो फेमाइन वर्ड है, दैट इज़ यूज फॉर फीमेल्स। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी से पहले ज़्यादातर हिस्ट्री मेल पर्सपेक्टिव से, यानी कि मेंस के पर्सपेक्टिव से लिखी जाती थी। फिर इंट्रोड्यूस हुआ फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, जिसमें वुमेन का पर्सपेक्टिव दिखाया जाने लगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है साइमन डी बेवोर। ये आपको याद रखना है। साइमन डी बेवोर ने फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी लाया। फिर हम हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस में देखते हैं कि हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस यानी कि पुराने ज़माने में हिस्ट्री को कैसे कैसे रिकॉर्ड किया जाता था। तो शुरुआत होती है सबसे पहले एंशियंट टाइम में केव पेंटिंग हमें देखने मिलती है कि केव पेंटिंग के तरीके से पुराने ज़माने एंशियंट पीपल अपने पूर्वजों की हिस्ट्री, उनके बारे में पेंटिंग्स, केव में पेंटिंग्स करके स्टोर करके रखते थे। उस ज़माने में उस स्टोरी टेलिंग्स होती थी, बैलाड्स होते थे। तो दैट वाज सबसे पहले हिस्ट्री को प्रिजर्व करने का एक तरीका। उसके बाद धीरे धीरे राइटिंग्स आई जो इंस्क्रिप्शंस में आई। इंस्क्रिप्शन मतलब पत्थर पे लिखे जाने। और सबसे पहला एविडेंस मिलता है हमें सुमेरियन सिविलाइजेशन में अराउंड 4500 BCE। और धीरे धीरे जब समय बदला मॉडर्न टाइम में 18th सेंचुरी में जर्मन की एक यूनिवर्सिटी गोटिंगन में फर्स्ट टाइम हिस्ट्री एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट रिलीज हुआ कि अब हिस्ट्री एक है, खुद में एक सब्जेक्ट होगा जिसमें हिस्ट्री पढ़ी जाएगी, लिखी जाएगी और पढ़ी जाएगी। तो ये हमारा ओवरऑल हिस्टोरियोग्राफी का वेस्टर्न अप्रोच में एक समरी थी, जिसमें हमने हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड देखा, उसमें हमने अलग मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के पर्सपेक्टिव्स देखे,
के 6 नोटेबल स्कॉलर्स देखे, 2 स्कूल्स एंड पर्सपेक्टिव मेथड्स देखे और हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस देखा। तो ये माइंड मैप मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, जिसे आप बहुत ही शॉर्ट में, समराइज वे में, बहुत ही जल्द से चैप्टर को ओवरऑल व्यू के साथ याद रख सकते हैं। ये माइंड मैप यूज़ करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके मन में एंजाइटी नहीं रहेगी कि कहीं आपसे चैप्टर से कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट तो नहीं रहा है। अगर आप ये माइंड मैप को एज एन गाइड मीन्स आपकी हेल्प के लिए रखें, आप चैप्टर को पढ़ लें, फिर हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं चैप्टर के ब्रेकडाउन करके अलग अलग, उनको समझने के लिए उनकी हेल्प ले लीजिए और बुक को एक बार फिर से पढ़ के एक सुपरफिशियल वे में भी आपने याद रखा तो इस माइंड मैप को आप रिवीजन के लिए हेल्प ले सकते हैं। कि आपने माइंड मैप आपके सामने ये पीडीएफ ओपन किया, आपको हर टॉपिक के ऊपर आपको सोचना है कि आपको कितने कितने पॉइंट्स याद है। अगर ओवरऑल आपको हर पॉइंट्स के ऊपर 1-2 लाइन भी याद है तो आप पूरी तरीके से कैपेबल हैं एक अच्छा आंसर शीट लिखने के लिए। आपको एंजियस होने की, आपको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो समझ में आई हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रह सकूं। थैंक यू।